पढ़ते तो सब हैं, लेकिन पढ़ना किस तरह से है वो आज आपको मैं बताऊंगा अपनी इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से आप एक सही रणनीति के साथ एक सही स्ट्रेटेजी बना के कैसे 95 या 95 प्लस स्कोर अपने किसी भी सब्जेक्ट या स्पेसिफिकली बायोलॉजी में कर सकते हैं। हेलो लर्नर्स, मैं हूं गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एक सही रणनीति का सहारा लेकर एक सही स्ट्रेटेजी अपनाकर अपने ज्यादा से ज्यादा या 95 प्लस मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, राइट। और आज जो मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। तो देखते हैं कि किस तरह से। तो हाउ टू स्कोर, बच्चों बहुत आसान तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ एक सही प्लानिंग के जरिए आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं 95 प्लस स्कोर, राइट। सो हाउ कैन वी गेट 95 प्लस मार्क्स? यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल यार, बिल्कुल कर सकते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा आज आपको अपने इस वीडियो के अंदर। चलिए देख रहे हैं इस बच्चे को पढ़ता हुआ कि एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर। सबसे पहले एक विल पावर होनी चाहिए कि राइट यार, बिल्कुल नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो आप सोच सकते हो ना, बिल्कुल वो कर सकते हो। हाँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, बिल्कुल आप कर सकते हो, राइट। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए क्या आपको हेल्प करेगा ये करने के लिए। सबसे पहले लर्निंग से मतलब है सीखते रहिए। आपके अंदर भूख होनी चाहिए सीखने की, भूख होनी चाहिए सीखने की, तभी आप ये चीज अचीव कर सकते हैं, तभी आप उस चीज के पास पहुंच सकते हैं एक सही प्लानिंग करके। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें इन 5-4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान रखना है। तो प्लानिंग बिल्कुल बहुत जरूरी है, प्लानिंग करनी। प्लानिंग की बात अगर मैं यहां पे करूं तो प्लानिंग आपको अपने पूरे रूटीन की प्लानिंग कि आप पूरे 24 घंटे में क्या क्या करते हैं, राइट। आपका सोने का टाइम, आपके पढ़ाई करने का स्पेसिफिक टाइम क्या है, या कभी भी आपने उठाया या कभी भी पढ़ने बैठ गए, कभी भी किसी काम के लिए चले गए, तो ऐसा नहीं। एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, एक शेड्यूल होना चाहिए आपका। आप प्रॉपर शेड्यूल बनाइए अपना, और उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, राइट। हार्ड वर्क, कामयाबी किसी की मोहताज नहीं जो वो हर किसी के पास आ जाए, राइट। तो उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत त्याग करने पड़ते हैं। सो वो त्याग आप अगर कर सकते हैं, वो त्याग मैं जानता हूं कि आप कर सकते हैं, वो हार्ड वर्क वो आप बिल्कुल आपके अंदर है, सबके अंदर होता है। बस जरूरत होती है तो उसको जगाने की, कि हम किस पॉइंट से या किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जगा सकते हैं, राइट। सो बिल्कुल हार्ड वर्क जो है बिल्कुल चाहिए सबका। दूसरा, अनदर वन इज डेडिकेशन। कितना डेडिकेट होके आप अपने वर्क को करते हैं, कोई भी काम हो, कितना डेडिकेट होके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कितना डेडिकेट होके आप अपनी किताबों को पढ़ते हैं, या मैं कहूं कि आप कितना डेडिकेट होके अपने पूरे उस स्टडी के शेड्यूल को फॉलो करते हैं। डेडिकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। ये चारों मंत्र ध्यान रखिएगा, लर्निंग, प्लानिंग, हार्डवर्क और डेडिकेशन। ये प्रॉपर अगर होगा ना तो ध्यान रखना बहुत आसानी से आ जाएगा इन चारों को। लेकिन इन चारों को ऐसा नहीं कि 3 दिन फॉलो किया और चौथे दिन पता ही नहीं। इनिशियल मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मोटिवेशन एंड द डेडिकेशन। मोटिवेशन टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन आपकी जो ये जो डेडिकेशन होती है ना, या आपका जो डिसिप्लिन होता है, अगर मैं कंपैरिजन करूं डिसिप्लिन या फिर ये डेडिकेशन या फिर मोटिवेशन को, तो कुछ चीजें टेम्परेरी होती है। मैं कहूं कि मोटिवेशन, आपको मेरी वीडियो देख के शायद थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आ जाए कि नहीं भाई हम ये कर सकते हैं या हम ये करेंगे, पता लगा 3 दिन बाद आप लोग बिल्कुल शांत हो गए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन कैसे आएगा? इन प्रॉपर चीजों को लेकर। अगर आप इन चारों चीजों को प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ अगर आप इसको रोल प्ले कर रहे हैं इसका, या इनसे रोल प्ले करवा रहे हैं अपना, सो आपको मोटिवेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। मोटिवेशन से मैं ऊपर रखूंगा डिसिप्लिन को। तो प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, जिसमें आपका लर्निंग होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर हार्डवर्क होना चाहिए एंड डेडिकेशन होनी चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं इसमें, तो आप जो 12th हैं, यहां मैं बायोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं, बायोलॉजी के सब्जेक्ट को लेके। तो कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट टोटल आपके बायोलॉजी की क्लास 12th के अंदर है। सो इन 5 यूनिट की जो वेटेज है यहाँ पे टोटल कितनी है हमारे पास? 70 मार्क्स। बाकी का जो 30 मार्क्स का जो आपका रिमेन बचता है वो क्या है? वो है आपका प्रैक्टिकल पोर्शन से। तो ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पे है, देखिए रिड्यूस सिलेबस हुआ है, वी नो वेरी वेल। उसके बावजूद यहां जो इंपॉर्टेंट एक यूनिट को अगर मैं कहूं कि आप 12th हैं या फिर आप नीट के एस्पिरेंट हैं, तो भाई ये जो यूनिट है ना जेनेटिक्स की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, इसको छोड़ के नहीं जाना। हाँ, इवोल्यूशन में से कुछ पार्ट जो है इसका डिलीट हुआ है इस साल, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है।
एक एक यूनिट यहां से मेजर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स वाले आपके फ्रेम होते हैं। दूसरा मैं बात करूं रिप्रोडक्शन से, चैप्टर 3 से 5 मार्क्स वाले, चैप्टर 2 से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से भी आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलते हैं। तो हर एक यूनिट का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना, राइट। सो हर एक यूनिट का वेटेज जो है, लड़ने जा रहे हो ना यार, जंग पे जा रहे हो, तो जब तक पता नहीं होगा कि दुश्मन कितना ताकतवर है, कैसे फाइट करोगे, है ना। सो इसीलिए आपको हर एक यूनिट का, चाहे वो जेनेटिक्स हो, रिप्रोडक्शन हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इकोलॉजी हो, सबका वेटेज पता होना चाहिए कि कैसे उसका क्यूमुलेटिव टोटल 70 मार्क्स बनता है, राइट। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट, डिलीट होने के बाद भी अभी भी जो जेनेटिक्स की वेटेज है वो 18 मार्क्स की है, हैवियर यूनिट में से और इंपॉर्टेंट यूनिट में से, चाहे वो 12th की बात करें या फिर कंपिटिटिव एग्जाम की बात करें, छोड़ना नहीं है कुछ भी इसमें से, राइट। दूसरी तो आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी हो तो वो भी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है। यहां सिर्फ मेरा ये बताना था कि किस तरह से आप यूनिट्स को समझें कि किसकी वेटेज कितनी है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। यहां सिर्फ मेरा थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू था बताने का। देखिए यहाँ एक पिक्चर लगाई है मैंने, यहाँ क्या दिखाया गया आपको, एक तरफ भगवद गीता। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भगवद गीता का क्या काम। आप 12th, आप जो जितने भी जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, ये बुक जो है ना, स्पेशली 12th वालों, ये आपके लिए भगवद गीता से कम नहीं है। आप जितना इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी लाइंस को जितना अच्छे से पढ़ेंगे, उतना आपके 12th के लिए और उतना ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा रहेगा। इसकी एक एक लाइन बहुत अच्छी है और उन्हीं लाइंस में से सवाल आते हैं। अगर मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करूं 12th के लिए और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए, तो बिल्कुल लाइंस में से ही क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। सो एक एक लाइन इस किताब की बहुत इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सी किताब पढ़ें, क्या पढ़ें, आप हजारों रेफरेंसेस हैं आपके सामने, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप फोकस करें अपनी इस भगवद गीता पे। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स अपनी इस भगवद गीता पे, यानी कि इस 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक पे, एनसीईआरटी पे फोकस करें, राइट। देखिए क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है टू स्कोर 95 या 95 प्लस। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखने हैं। रीड द टेक्स्ट बुक, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, एनसीईआरटी को जितना ज्यादा आप रीड करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। बचाइए, जितना ज्यादा आप रीडिंग कर सकते हैं करिए, उसकी लेके बैठ जाइए, याद नहीं करना, रीडिंग करनी है सिर्फ, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। रीडिंग करने के बाद क्या होगा कि आप इतने एबल हो जाएंगे कि आप उसके अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना सके। यू हैव टू क्रिएट योर ऑन सेल्फ नोट्स, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के। बड़ा लग रहा होगा ना कि कहां 15-16 चैप्टर्स हैं सर, इतने कैसे बनाएंगे। टॉपिक वाइज बनाइए, ब्रेक कर करके बनाइए। रोज के 5 टॉपिक, रोज के 8 टॉपिक, रोज के 6 टॉपिक, इस तरह से लीजिए और ब्रेक कर करके बनाइए टॉपिक्स को, और अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाइए जिसको आप समझते हैं। इंग्लिश हो, हिंदी हो, जैसे आप समझ सकते हैं ना, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में उसमें कीवर्ड्स डाल सकते हैं ना, डालिए। आग लगा दो अपने नोट से, भर दो एनसीईआरटी को अपने नोट से, पेज को स्टेपल कर दो टॉपिक के ऊपर अपने नोट से। क्वेश्चंस बनाइए अपने, सेल्फ मेड क्वेश्चन। कैसे बनाओगे? हर एक टॉपिक से निकालो क्वेश्चन को। कितने क्वेश्चंस निकाल सकते हो? लगभग एक टॉपिक से शॉर्ट कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस निकालो शॉर्ट। बड़े तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, अपने खुद के नोट्स बनाइए, राइट। सेल्फ मेड बिटवीन द टॉपिक, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को बना सकते हो। एनसीईआरटी बुक, और क्या पॉइंट ध्यान रखना, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी तो है ही भगवद गीता। डायरेक्ट कई बार आपके 12th सीबीएसई के अंदर एज इट इज पीछे जो बैक क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के, पूछ लिए जाते हैं और आए भी हैं बहुत बार। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। क्या कहता है पॉइंट कि सीबीएसई रिलीज करती है सैंपल रेफरल बुक फाइनल से पहले। हर साल सीबीएसई अपने सैंपल पेपर निकालता है, हर साल। वो क्या बताता है? वो उसमें एग्जामिनेशन पैटर्न को शो करता है। आपको अगर समझना है ना कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, तो जाकर उस सैंपल पेपर को सॉल्व करो जो सीबीएसई हर साल रिलीज करता है। वो उसमें आपको क्या बताता है? वो आपको उसके अंदर एग्जामिनेशन पैटर्न बताता है, और इसके अलावा आपको ना क्वेश्चंस का लेवल पता लग जाता है कि इस साल किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और बिल्कुल वो उसी पैटर्न को फॉलो करता है अपने एग्जाम के अंदर भी, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कहां से करें। सो पहले टॉपिक्स बनाइए, अपने खुद के क्वेश्चंस बनाइए, और रिफ्रेशर्स तो आपके पास बहुत है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, जब आप कुछ पॉइंट्स ये वाले ध्यान रखोगे, तो आपका यहां से क्या होगा? कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जितना अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतने ही ज्यादा आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। हर टॉपिक को करने के बाद अपने क्वेश्चंस बनाइए। अपने क्वेश्चंस बनाने के बाद फिर किसी रिफ्रेशर को आप यूज करके उस पर्टिकुलर टॉपिक से 10 से 20 क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, या पूरे चैप्टर में से लगभग 40 to 50 क्वेश्चंस को कीजिए, पूरे चैप्टर में से। तब आपका कंसेप्ट आपकी मुट्ठी में होगा। समझ रहे हैं? तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रेटेजी कुछ लास्ट 3 मंथ्स के लिए हमारी क्या रहेगी? तो लास्ट 3 मंथ जो है, that plays an important role in deciding the final percentage of your board examination। अब तो इस बार आपको 12th 10th बहुत टाइम मिल गया है, और भी टाइम मिल गया है, एग्जाम आपका आगे स्विच हो गया है। सो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? इन 3 महीनों को या 4 महीने जितने भी आपके पास अब बचे हैं, उनको वाइजली, लॉजिकली, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और
गिविंग प्रॉपर टाइम टू एवरी सब्जेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको मैं भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, पहले ऊपर के पॉइंट्स को बताऊंगा कि कैसे वाइजली आप हर एक यूनिट वाइज, जैसे मैंने आपको वाइजली बताया ना कि किस यूनिट की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से समझदारी के साथ उसको लॉजिकली आप यूनिट वाइज देखिए कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आपको क्वेश्चंस करने से ज्यादा, अगर आपका टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, लगता है कि यार दोबारा क्या पढ़ूं, तो उसको क्वेश्चंस बनाइए, उसके मत करो टॉपिक को क्वेश्चन बनाओ। अगर आपको टॉपिक आता है तो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्टिव हो गए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे उतर आओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको और लॉजिकली सोचने पे आपको मजबूर करेंगे और आप और बेहतर तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप इन चीजों को कीजिए। तो ये चीज आपको समझ आई कि किस तरह से आपको अपने लास्ट 3 मंथ्स को यूज करना है वाइजली, लॉजिकली और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको इन तीनों मंथ्स को निकालना है। राइट, ध्यान रखिए। दूसरा कि गिविंग प्रॉपर टाइम टू एवरी सब्जेक्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आप बायोलॉजी को इस तरह से पढ़ें, अपने सभी सब्जेक्ट्स को आप टाइम मैनेज करके पढ़ें, या फिर आप, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली बायोलॉजी की बात करूं यहाँ पे, तो आप हर एक यूनिट को एक प्रॉपर टाइम दें उसके वेटेज के अकॉर्डिंगली। और ध्यान रखिए कि सिर्फ पढ़ने दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी चाहिए। क्या चाहिए आपको? रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी करनी है कि जब आप पढ़ के जितनी देर में उठे, आपका रिजल्ट क्या निकला उसके बाद। अब चाहे वो 2 आवर्स पढ़े आप, अब चाहे वो 1 आवर पढ़े आप, तो कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट जरूर निकलना चाहिए। तो रिजल्ट ओरिएंटेड पे ध्यान देना बच्चों, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पे ध्यान दो। रिजल्ट निकलना चाहिए कुछ ना कुछ, चाहे आप जितनी भी देर पढ़े हो। राइट, तो इसी के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। सो आप ध्यान रखिए अपना, इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, इसी के साथ आप इसको देख सकते हैं। राइट, सो थैंक यू।